नमो नमः। मैं रघु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति गुरुकुल की ओर से। और इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्या है, कैसे काम करती है, उसकी सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस पूरी यात्रा में हमारे साथी बनकर रहेंगे और हमारे साथ में कार्य करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने पढ़ाने का तरीका इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। तो मैं सबसे पहले जिज्ञासा पर जो है वो ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। अब हम सबसे हमारे पास में हमेशा इस तरह की कुछ स्लाइड्स होंगी जिसमें हमारी जिज्ञासाएं होंगी, जैसे कि ये जिज्ञासा हमने लिख रखी है कि अगर हम लोग इस क्लास को ले रहे हैं तो हमारे मन के अंदर क्या सवाल होने चाहिए, और उन सवालों के आधार पर ही हम लोग जो है इस पूरी क्लास को लेंगे। तो हमारी इस पहली कक्षा के लिए हमारे मन में क्या सवाल होने चाहिए, क्या जिज्ञासाएं होनी चाहिए, तो वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जावा क्या है और ये कैसे कार्य करती है, जावा का इतिहास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, जावा की विशेषताएं क्या है, जावा को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कक्षा को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्योंकि जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम लोग इस जिज्ञासा को शांत करते हैं। यदि हम किसी मशीन जैसे कि कंप्यूटर को कोई बात समझाना चाहेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। जैसे कि अभी मैं इसी कंप्यूटर को कहूं कि कंप्यूटर महाशय जी, आप मेरे लिए चाय बना दीजिए, या फिर मैं इसे कहूं कि आप मेरे लिए यूट्यूब खोल दीजिए, यूट्यूब में फलानी चीज कर दीजिए। आज थोड़ी सी तकनीक बड़ी है लेकिन फिर भी ये स्वयं से नहीं समझेगा, इसके लिए कुछ इसे कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो ये हमारी सीधी बात जो है वो भाषा में बात नहीं समझ पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे हमारी भाषाएं जैसे हिंदी अंग्रेजी समझ नहीं आती है। कंप्यूटर को कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है जिसे मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा कहते हैं, जो कि 0 और 1 से बनी होती है। अगर आप देखने जाएं अपनी पूरी बाइनरी लैंग्वेज को, तो कंप्लीट 010101 कुछ ऐसा कोड लिखा होगा जो कि आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं अगर आप उतना प्रयास करें तो, लेकिन बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम इंसानों के लिए ये भाषा समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कुछ भाषाएं बनाई हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई है, जिससे हम अंग्रेजी भाषा में कोड लिख सकते हैं और वो उसे कंप्यूटर को समझा देती है। जो भी लैंग्वेज है, जैसे कि जावा की हम लोग बात करते हैं, तो जावा के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे, और वो कोड जो है जो जावा का कंपाइलर होगा, यानी जावा जो खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो समझेगी और उसे कंप्यूटर को समझा देगी, उसके मशीन वाले कोड में बदल देगी। तो इस तरह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है। तो हमें हमेशा इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख के चलना है कि कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं समझ सकता है, उसे समझाना पड़ता है, और उसके लिए हमारी भाषाएं काम नहीं आती, इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि यदि आप जावा सीख रहे हैं तो इससे पहले यदि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा भी मैं इसे इतना सिंपल और आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये आपके लिए बिल्कुल कार्य करेगी और आप इसे पूरी तरीके से सीख के काम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एक बेस्ट एडवाइस आपको दी जाती है कि आप जो है पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ लें, सीख लें। अब हम लोग बात करते हैं कि जावा का परिचय। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सन 1995 में सन माइक्रोसिस्टम ने इसका प्रारंभ किया। जेम्स गोसलिंग इसके प्रमुख डेवलपर में से एक हैं। यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें लिखा गया कोड आप किसी भी प्लेटफॉर्म या ओएस में रन कर सकते हैं। तो जैसे कि यदि आप सी प्रोग्रामिंग से थोड़ा फेमिलियर हो तो उसे हम लोग जो है EXE फाइल उसकी जनरेट होती है और वो हमारे जैसे विंडोज वाले सिस्टम होते हैं उस पर डायरेक्टली वर्क कर जाती है। लेकिन जावा का कुछ ऐसा है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं, छोटी सी छोटी डिवाइस, आपकी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो या किसी भी तरीके की, उन सब पे आपका जावा का प्रोग्राम चल सकता है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सी प्रोग्रामिंग जो है वो विंडोज में काम करेगी, दूसरों के अंदर इसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसमें हम लोग जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म के पे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अब ये कैसे प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट है वो भी हम लोग आगे चल के सीखेंगे।
तो सबसे अब जान लेते हैं हम लोग जावा का इतिहास क्या है। सन 1990 में सन माइक्रोसिस्टम ने डिजिटल घरेलू उपकरण जैसे एयर कंडीशनर आदि में काम में आने वाले सॉफ्टवेयर के विकास के लिए एक संपूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का विकास करना प्रारंभ किया। इस भाषा के निर्माण में जेम्स गॉसलिंग, बिल जॉय, पैट्रिक नॉटसन आदि शामिल थे तथा इस प्रोजेक्ट का नाम ग्रीन प्रोजेक्ट रखा गया। सन 1991 में इस भाषा का पहला संस्करण आया जिसका नाम ऑक रखा गया। सन 1992 में इस भाषा का निर्माण करने वाली टीम ने टच स्क्रीन उपकरणों पर इसका प्रदर्शन किया। सन 1994 में इस टीम ने हॉट जावा नाम के एक वेब ब्राउज़र का निर्माण किया। सन 1995 में इस भाषा का नाम ऑक से बदलकर जावा रख दिया गया क्योंकि जावा एक सुदृढ़ और स्वतंत्र प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा है, इसलिए इसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ और आज ये विश्व में सबसे अधिक काम में ली जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जावा आपके लिए कितनी ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप प्रोग्रामर हो और आपको जावा नहीं आती है तो बिल्कुल ही अटपटी बात है, आपको जावा आनी ही चाहिए, तभी आप इसमें कार्य कर सकते हैं। और जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से सिखा देती है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम डेटा और उस डेटा को प्रयोग करने वाले फंक्शंस यानी मेथड को एक चार दीवारी में बांध देते हैं। इस प्रकार डेटा और मेथड्स को एक चार दीवारी में बांधने से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मूल सिद्धांतों को लागू कर पाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आशय ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है जिसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म फीचर होते हैं। ये सभी फीचर क्लास और उसके आधार पर बनाए गए ऑब्जेक्ट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। क्लास को काम में लेते हुए हम इस तरह के एक तरह के नए डेटा टाइप का निर्माण करते हैं और इन्हीं डेटा टाइप के आधार पर ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। तो इसे थोड़ा सा गहराई से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यदि आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें आपने सीखा होगा कि इंट क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट क्या होता है या कैरेक्टर क्या होता है, तो वो डेटा टाइप्स होते हैं। अगर हमें वैसे ही अपने खुद के डेटा टाइप्स बनाने हो तो इसके लिए हम लोग क्लास का यूज करते हैं और जब उसको प्रयोग करते हैं तो जो उसका वेरिएबल बनाएंगे उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसे और गहराई से आगे हम लोग समझ लेंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इन जो पांच जो हमारे पास में मेन चीजें हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, याद करके रखना है क्योंकि अगर ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होंगे तभी वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका फायदे क्या हैं? क्योंकि हम लोग मान लो इसे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा, क्या चीजें हमें अच्छी ये देगा। तो समय की बचत, इनहेरिटेंस के कारण से ही कोई नया प्रोग्राम बनाते वक्त पहले से दी हुई जो क्लास होती है उसका प्रयोग किया जा सकता है, जो कि श्रम व समय दोनों की बचत करती है। जैसे कि कोई क्लास पहले से लिखी हुई है, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो इससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। कम त्रुटियां, चूंकि कोड की पुनरावृत्ति कम हो जाती है अतः स्वतः ही त्रुटियों की संभावनाएं कम हो जाती है। एक तो बार बार हमें कोड लिखना पड़ रहा था, अब हमें उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ेगी। डिजाइन में परिवर्तन करने में आसान, यदि किसी ऑब्जेक्ट को डिजाइन में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए पूरे प्रोग्राम में फेरबदल करने की जरूरत नहीं रहती है। फेरबदल सिर्फ संबंधित क्लास में हम लोग कर सकते हैं, एक जगह पे हम लोग कर लेंगे और वो सारी जगह अप्लाई हो जाएगा। और पहले हमारे पास में क्या मेथड हुआ करते थे कि हम लोगों को बार बार जाके सब जगह पे चेंजेस करने पड़ते हैं, यहाँ पे एक जगह से चेंज करने से वो चल जाता है। प्रोजेक्ट के विस्तार में आसानी, ऑब्जेक्ट की अपने आप में पूर्णता होने से किसी छोटे प्रोग्राम को आसानी से बड़े प्रोजेक्ट में विकसित करने में प्रयोग किया जा सकता है।
जब भी पहले से बने हुए किसी ऑब्जेक्ट को प्रयोग करना हो तो प्रोग्रामर को सिर्फ ये जानना होता है कि किस प्रकार से प्रयोग करना है। उसे ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह ऑब्जेक्ट किस प्रकार से कार्य कर रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाते वक्त इसके सभी नियमों को ध्यान में रखने से ही इसके सभी फायदे मिलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो दे दिया, लेकिन आप पूरा बकवास तरीके से यूज करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसका फायदा केवल तभी होगा जब आप उसके सारे कंसेप्ट को यूज में लेंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि छोटा सा प्रोग्राम बनाते वक्त आप इन नियमों की अनदेखी कर दें, किंतु इसका दुष्परिणाम प्रोग्राम या प्रोजेक्ट का आकार बढ़ने पर आप महसूस कर पाएंगे। और ओप्स के जो होते हैं फायदे, ओप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनके फायदे आप लेने से वंचित रह जाएंगे। अब जावा के फीचर्स देख लेते हैं। ये भी आपको याद करना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फीचर और जिसके कारण इसको यूज में लिया जाता है वो है सिक्योरिटी या सुरक्षा। हम जानते हैं कि जब एक साधारण प्रोग्राम को डाउनलोड किया जाता है तो उसमें वायरस होने की पूरी संभावना होती है। जावा नेटवर्क और हमारे कंपाइलर के बीच एक फायरवॉल प्रदान करता है, जिसके कारण हम बिना किसी वायरस की चिंता के जावा प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पोर्टेबिलिटी। जावा में बनाए गए प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी संरचना वाले कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। जावा की इस विशेषता को पोर्टेबिलिटी कहते हैं, वो कहीं पे भी चल सकता है। अगला आता है बाइट कोड। जावा में बनाए गए प्रत्येक प्रोग्राम को कंपाइल करके उसे बाइट कोड में परिवर्तित किया जाता है तथा बाद में इस बाइट कोड को इंटरप्रेट कर मशीनी कोड में परिवर्तित कर एग्जीक्यूट किया जाता है। यही वो सबसे मेन पॉइंट है जो कि जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आप प्रोग्राम देते हैं, वो डायरेक्ट उसे मशीनी कोड में बदलता है और आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब भी आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इंग्लिश भाषा में देंगे, फिर वो प्रोग्राम बाइट कोड में बदलेगा, इस बाइट कोड में बदलेगा और ये बाइट कोड अब तैयार है। आप अब चाहें जैसी मशीन पर आप इसे ले जाएं, वहां पर जब वापस इसे आप इंटरप्रेट करेंगे तो ये मशीनी कोड में बदल के काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पे एक लेयर, एक बीच में एक और चीज आ चुकी है, बाइट कोड, और यही जो है इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना रही है। सिंपल और आसान। यदि हम सी व सी प्लस प्लस की जानकारी है हमें, तो जावा प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें कंट्रोल्स, स्ट्रक्चर्स आदि सी व सी प्लस प्लस की भांति होती है। इसके अलावा गो टू स्टेटमेंट पॉइंटर का प्रयोग इसमें नहीं होता है, अतः जावा में प्रोग्रामिंग करना बहुत सरल हो जाता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कि इसका मेन फीचर है। जावा एक पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। जावा में सभी प्रोग्राम क्लास तथा ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। जावा में क्लास के समूह को पैकेज कहते हैं और हम प्रोग्राम में इनहेरिटेंस की सहायता से इसे काम में ले सकते हैं। सुदृढ़ या रोबस्ट, तो जावा एक सुदृढ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें कंपाइल करते समय तथा रन करते समय डेटा टाइप आदि की जांच हो जाती है तथा इसके बाद में इसके त्रुटियां, जो एरर्स होती है, काफी उसको संभाला जा सकता है। साथ साथ ही जैसे भी आप काम कर रहे हो, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पर कि जावा में नेटवर्क एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है। इट मीन्स यदि आप कोई नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आपका पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है आपके नेटवर्क से, आपने नेटवर्क बना रखा है, तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। अतः ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें डेटा तथा प्रोग्राम दोनों को शेयर किया जा सकता है। जावा एप्लीकेशन के द्वारा हम दूर स्थित रिमोट ऑब्जेक्ट को भी प्रयोग में ला सकते हैं। इस कारण एक प्रोजेक्ट पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडेड, एक साथ कई प्रोग्राम को क्रियान्वित करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। वहीं किसी एक प्रोग्राम के विभिन्न भाग को एक साथ क्रियान्वित करना मल्टीग्रेडिंग कहलाता है। जावा में हम मल्टी थ्रेड प्रोग्राम बना सकते हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जावा में हम एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो ऑडियो क्लिप भी सुनने में काम कर रहा हो और अन्य काम भी साथ में कर रहा हो, तो दो काम मतलब हम लोग एक साथ साथ में कर सकते हैं। तो ये मल्टी थ्रेडेड काम जो है, मल्टी थ्रेडेड इसका आ जाता है। ठीक है,
अब हम लोग आ जाते हैं इसके मेन पॉइंट में। हमने ये समझ लिया कि थ्योरी क्या है जावा की, किस तरह से काम करता है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आए हैं हम लोग, इंस्टॉलेशन पे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाले लिंक को ओपन करना रहेगा, ठीक है। और इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आएगा। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये है तो मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। इस पे क्लिक कर दीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहला काम कि आप जो है इसकी इंस्टॉलेशन वाला जो है इसे आप डाउनलोड कर लें। तो ये डाउनलोड हो रहा है और जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और चीज़ समझने की ज़रूरत होती है, जो मैं बार-बार कहता हूँ कि कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता है। अगर कोई गलती करेंगे तो वो हम डेवलपर यानी जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जो हम लोग हैं, वो गलती करेंगे। तो हमें उस प्रोग्राम को बार-बार ध्यान से देखना है, समझना है, देखना है कि कहाँ पे मैं गलती कर सकता हूँ, कहाँ पे प्रॉब्लम रह सकती है। तभी आप इस लाइन में, इस जगह आगे बढ़ सकते हैं, क्षेत्र में काम कर सकते हैं, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और बाकी प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, बस इसे आप किस तरह से समझते हैं ये निर्भर करता है। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ और ये इंस्टॉलेशन का पहला वाला जो पार्ट है वो है, ये इस पे क्लिक कर दीजिए, जिसमें कि हम लोग डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करते हैं। बाकी जैसे लैंग्वेज होती है उसमें डायरेक्ट इंस्टॉल करके वो कर लेते हैं तो आपका चल जाता है। लेकिन जावा में हमें पाथ भी सेट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इसे कहीं से भी यूज़ करना चाहेंगे। तो वो चीज़ भी हमें आपको साथ साथ में से के समझाऊंगा। नेक्स्ट कर दीजिए, फिर से नेक्स्ट। ठीक है जी, जल्दी से कार्य हो रहा है और जल्दी से ये फिनिश भी हो जाएगा। तो पाथ सेट करने का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि आप जो भी फ़ोल्डर में काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लियो आप किसी इस तरह के फ़ोल्डर में काम कर रहे हो, तो उस फ़ोल्डर में आप काम करते हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप पाथ सेट कर देते हैं तो उसके साथ में आप कहीं से भी उस फाइल को एग्जीक्यूट कराना चाहें या उस प्रोग्राम को बनाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो यही इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमें करना चाहिए। ओके, सो ये हो चुका है हमारा स्टेप कंप्लीट। इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारी सी ड्राइव होगी उसमें जाना होगा, प्रोग्रामिंग फाइल्स, सॉरी प्रोग्राम फाइल्स। इसमें हमारा जावा इस तरह से फोल्डर बनेगा, फिर ये जेडीके का फोल्डर आया और ये बिन का फोल्डर आया। हमें इसमें जाना है और इसे कॉपी कर लेना है। अगर हम लोग चाहते हैं तो डायरेक्ट इस पाथ पर हम लोग जो है वो जावा का प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन हमें इसके अलावा भी कहीं और जगह से प्रोग्राम बनाने हैं, तो इसलिए फिर हमें इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। पाथ कैसे सेट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका दिस पीसी है या माई कंप्यूटर है उस पर राइट क्लिक करिए आप, इस तरह से राइट क्लिक हो गया। और राइट क्लिक होने के बाद में आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। देखिए ये आपकी प्रॉपर्टीज ओपन हो चुकी है। यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। हाँ, प्रॉपर्टीज हो चुकी है। यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में क्लिक करना है। और यहाँ पे एक तो वेरिएबल यूजर के लिए आ रहे हैं और एक सिस्टम के लिए आ रहे हैं, तो आपको सिस्टम वाले पे क्लिक करने हैं। और इसमें जो पाथ है उस पे क्लिक करते हुए इसको एडिट करना है। इसको एडिट करने के बाद में इसके एंड में जाना है और जो भी दिया हुआ है उसके बाद में सेमी कॉलन पुट करना है। और जो भी हमने कॉपी किया था वहां से उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसे ओके कर देना है। ओके किया, फिर से ओके कर दिया और यहाँ से ओके। अब हमारा काम हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सही से काम कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग CMD ओपन करते हैं, कमांड लाइन
इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि जावा और वर्जन। ये देखिए, अब हम लोग देख सकते हैं कि जावा का जो वर्जन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है और हम लोग अब जावा को इसमें आसानी से प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये जावा का इंस्टॉलेशन जो है वो डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्टली जावा को प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें अलग हो, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना होगा और चीज़ें बिल्कुल सही तरह से आपके लिए काम करेगी। ठीक है, अब ध्यान में रखने योग्य बिंदु जो भी हमें देखने हैं जावा के साथ में, जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है वो हम लोग समझ लेते हैं वापस से कि जावा शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके माध्यम से हम एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस तथा पॉलीमॉर्फिज्म ये जो फीचर्स है ये प्रयोग में लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषताओं में सुरक्षा, पोर्टेबिलिटी, सुदृढ़, डिस्ट्रीब्यूटेड आदि आते हैं और जो कि जावा में सपोर्ट करता है, जो जावा सपोर्ट करता है। अब आप सभी से विदा लेने का समय आ चुका है पहली कक्षा से। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे इस सफर में। और अगली हम लोग क्लास में जानेंगे कि किस तरह से पहला प्रोग्राम बनाते हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो काम करता है। तो इन सारी जिज्ञासाओं के साथ में कल हम लोग या अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं।